चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इसके तहत हमने दो टॉपिक लास्ट लेक्चर के दौरान बहुत डिटेल में कवर किए। पहला रेडियो, दूसरा टेलीविज़न। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रिंट से होते हुए और ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न पे, उसको अच्छे से समझेंगे। ये लेक्चर तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ करके ही आगे बढ़ेगा, हम इसे सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे नहीं। सीधा सा कारण है कि हमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ना है। देखिए, हमने आपको ये समझाया था कि मास मीडिया मास कम्युनिकेशन बाकी कम्युनिकेशन से अलग होता है। उसका हमने क्या रीज़न दिया था? एक रीज़न ये दिया था कि इसमें आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करनी होती। दूसरा रीज़न हमने ये दिया था कि जैसे बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस समय समय अनुसार उस समय की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस के वाया प्रभावित होते हैं, वैसे ही मास मीडिया भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने स्ट्रक्चर और अपने कंटेंट को निरंतर परिवर्तित करता रहता है इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस के प्रभाव में। इस कॉन्टेक्स्ट को आज समझने की अब आवश्यकता है जब हम इसे ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के तहत पढ़ेंगे। देखिए, प्रिंट मीडिया के वाया मैं उतना इसलिए नहीं यहाँ पर बता रहा क्योंकि हम बहुत डिटेल में इसके वाया पहले के सेगमेंट में देख चुके हैं, अंडर द कॉलोनियल इम्पैक्ट और आफ्टर द कॉलोनियलिज्म। हमने ये देख लिया था कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को बल प्रदान करने में प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका रही थी। उस समय के न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन्स ने किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल अवेकनिंग में कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके तहत हमारे देश में लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो पाई। हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्होंने सोशल इविल प्रैक्टिसेस के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को, इंडिया के प्राचीन ग्रंथों को नई दृष्टि के साथ मॉडर्न वैल्यूज़ के तहत इंटरप्रेट करके रीएस्टैब्लिश किया। कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना नहीं था, कंट्रीब्यूशन यह भी था कि एक नए राजनीति में, नए राज्य की जब हम परिकल्पना करते हैं, जब हम एक नए स्टेट सिस्टम को इमेजिन करते हैं, तो ऐसे में नागरिकों की भूमिका क्या होगी, प्रजा की भूमिका क्या होगी, ये समझना ज़रूरी था। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट से, आपके क्या सिविल राइट्स हैं, आपके क्या ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और उसमें एक जस्टिस का सिद्धांत होना अनिवार्य है, क्या बेसिक फीचर होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सब चीज़ों पर गहरा विचार सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने किया, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे, चाहे दयानंद सरस्वती थे, चाहे सर सैयद अहमद खान थे, चाहे ज्योतिबा राव फूले थे या फिर स्वामी विवेकानंद। इन सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और हम इसके विषय में डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रिंट मीडिया के प्रभाव के विषय में हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के तहत पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए, 1990s का वो दौर था जिसमें पूरे विश्व भर के दौरान आपको एक बड़ा ग्लोबलाइजेशन का फेज़ देखने को मिला। इंडिया में भी ये नीति प्रभावी हुई क्योंकि भारत ने अपने स्तर पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। 1950 से 1990 तक भारत जो क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम, जो सेल्फ रिलायंट ग्रोथ, जो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी पर डिपेंड करता आ रहा था, जिसके तहत बहुत से सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व थे और बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड ही नहीं थे। ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर को उन सेक्टर्स में आने में एंट्री दी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रिजॉर्ट किए गए थे, यानी कि रिजर्व रखे गए थे। सेकंड, भारत के उद्योग धंधों में विदेशी निवेश भी संभव था। ओवरऑल भारत ने उदारीकरण की, यानी कि लिबरलाइजेशन की नीति को अपनाया और इसके बाद भारत में तेज़ी से चीज़ें बदली हैं। हम समझते हैं कैसे वो प्रभाव आया। हम ये जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को विश्व भर में फैलाने में बड़ी भूमिका मास मीडिया की रही है, यानी कि मीडिया रेवोल्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। हमने देखा टेलीफोन ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया ग्लोबलाइजेशन को आने में, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, टेलीविज़न ने कितना कंट्रीब्यूट किया। हमने इस कंट्रीब्यूशन को तो पहले ही पिछले चैप्टर्स के दौरान पढ़ लिया है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रचार में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन हुआ, उसके वाया तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन फैला। इंटरनेशनल
यानी कि ट्रांसनेशनल कंपनीज़ या कॉरपोरेशन काम कर ही नहीं सकती थी अगर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन ना होता। कोई कंपनी जो कि अमेरिका में बेस्ड है, लंदन में बेस्ड है, टोक्यो में या पेरिस में बेस्ड है, उसके वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेशंस अगर कंडक्ट हो पा रहे हैं वो इसीलिए कि डिज़ाइंस एक्सचेंज हो पा रहे हैं, डेली कमांड्स एक्सचेंज हो पा रही हैं, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जा पा रही है, हेड ऑफिस के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो पा रही हैं, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड वर्ल्ड लेवल पर चल रही फाउंड्रीज़ के साथ जो वहाँ के जनरल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये सब तभी हो पाया जब बड़े स्तर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई। तो इसने फैसिलिटेट किया ग्लोबलाइजेशन को। पूरा वर्ल्ड ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए प्रोडक्शन सेंटर के रूप में उभर आया। उन्हें जहाँ सस्ता लगा, जहाँ लेबर सस्ती मिली, जहाँ रिसोर्सेज सस्ते मिले और जहाँ पर रूल रेगुलेशन और कंप्लायंसेस ईजी रहे, उन्होंने वहाँ जा कर के अपने प्रोडक्शन चैनल्स इस्टेब्लिश कर दिए। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, मीडिया तेज़ी से फैला। इसी के तहत हम इसे समझना चाह रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रिंट मीडिया से। लेकिन प्रिंट मीडिया को बल मिले इसके लिए बात होगी टेलीविज़न की। देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो आप इनके स्वरूप को भी बदलते देखेंगे। प्रिंट के, टेलीविज़न के और रेडियो के ये स्वरूप भी बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर ये स्वरूप कैसे बदलते हैं? सपोज़ कीजिए कि एक पत्रकार है और अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी नहीं है और वो अपनी पत्रकारिता कर रहा है। आप उसके पास अधिकतर क्या देखेंगे? आप उनके पास एक शॉर्ट हैंड नोटबुक देखेंगे, एक पेन देखेंगे, एक झोला होता है उनके पास और आप एक उनके पास टाइपराइटर देखेंगे। शॉर्ट हैंड नोटबुक, पेन, टाइपराइटर, झोला, ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास हैं। इसके अलावा जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, आप उसी पत्रकार के पास क्या देखेंगे? आप उसके पास एक टेप रिकॉर्डर देखेंगे। शॉर्ट हैंड नोटबुक चली जाएगी, आप एक टेप रिकॉर्डर देखेंगे। आप उनके पास एक पर्सनल कंप्यूटर देखेंगे। टेप रिकॉर्डर और पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, पेन और टाइपराइटर चला गया, झोला भी चला गया। टेप रिकॉर्डर है, पर्सनल कंप्यूटर है जिसका कि अपना एक उनके पास जो भी डाटा मैनेजमेंट एवरीथिंग वो सारा फ्लॉपीज़ हैं या डिस्क हैं, उन्होंने अपना रिकॉर्ड उस झोले में मेंटेन रखा। एक सेंटर में पर्सनल कंप्यूटर लगा है और वो कनेक्ट हो सके पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ और उसके बाद लार्जर कनेक्टिविटी के साथ, तो उसके लिए आपके पास मॉडेम है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? नई चीज़ें, मॉडेम, टेप रिकॉर्डर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और फ्लॉपीज़, सीडीज़, इस तरह के मटेरियल। एक समय के बाद ये पेन ड्राइव्स हो जाएंगी। दैट्स इट। ये चीज़ें बदलने से क्या होता है? इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने से एक परिवर्तन भारी ये आता है कि आप में स्पीड इंड्यूस होती है। आप में क्या आता है? रफ्तार। अब आप ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाते हैं एक दिन के दौरान, आप जगह जगह जा पाए तो वाइडर कंटेंट कवरेज। सेकंड, ज़्यादा कंटेंट फाइल हो सकता है। आप ज़्यादा कंटेंट फाइल कर रहे हैं, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रहा है। जितना तेज़ी से चीज़ें प्रोसेस होंगी उतनी ही तेज़ी से निर्माण होगा, उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ें आगे प्रचारित और प्रसारित होंगी, यानी कि आगे के आगे उनका पेनिट्रेशन होगा और उतने ही बड़े लेवल पर एब्जॉर्ब करवाई जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कभी हैंडमेड इंडस्ट्री से आप मशीन मेड प्रोडक्ट्स में आए, आपने लार्जर प्रोडक्शन की जिसके लिए नीड हुई कि लार्जर कंजम्पशन भी हो। तो यहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि अब लार्जर कंजम्पशन हो, बड़े स्तर पर कंजम्पशन हो, कंटेंट जो है तेज़ी से एब्जॉर्ब किया जाए। इसके लिए अब होना ये शुरू हो जाएगा कि वाइड स्केल पर कंज्यूमर एक्सप्लोर किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बेस साथ में जोड़ा जाएगा, यानी कि व्यूवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आपके साथ जुड़ेंगे। इसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उनसे जुड़ा हुआ डेवलप करना शुरू करेंगे। हो सकता है एक समय में जब आप नेशनल लेवल राइटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़े और रीजन स्पेसिफिक राइटिंग हो, आगे बढ़ें और स्टेट स्पेसिफिक, आगे बढ़ें डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक और आगे बढ़ें तो ब्लॉक स्पेसिफिक राइटिंग होने लग जाए और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राइटिंग काफ़ी नीचे नीचे जाते हुए ब्लॉक लेवल तक पहुंच जाएगी। उसके तहत आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पा रहे हैं। यानी कि पहले आपने एक अखबार लिखा,
जो अखबार मोस्टली नेशनल डेली के रूप में है, जिसके तहत विकास के कार्यक्रमों की बात हो रही है शुरुआती दौर में, और वो राष्ट्र स्तर के ही कार्य हैं अधिकतर। समय आगे बढ़ेगा, आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए पुल आउट्स उसमें डालने लगेंगे, तो आप अखबार खोलिए, आपको एंटरटेनमेंट से जुड़े पुल आउट्स मिलेंगे। फिर आप धीरे धीरे उसमें बहुत से जेंडर स्पेसिफिक कंटेंट डालने लगेंगे, जैसे कि महिलाओं से स्पेसिफिक कोई ना कोई उसके अंदर पुल आउट डाल दिया आपने, फिर छात्रों से जुड़ा हुआ पुल आउट डाल दिया आपने, स्टूडेंट स्पेसिफिक, फिर एग्ज़ाम स्पेसिफिक, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिर रोज़गार स्पेसिफिक, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए चीज़ें आपने उसमें डालनी शुरू कर दी। फिर उसके तहत आपने कोई ऑफबीट स्टोरीज उठाई तो एरिया स्पेसिफिक चीज़ें उसमें डालनी शुरू कर दी। तेज़ी से आपके कंटेंट की रेंज काफ़ी डाइवर्स होती चली जाएगी, कंटेंट की रेंज काफ़ी डाइवर्स होती चली जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपके कंटेंट क्रिएशन की रफ्तार बढ़ रही है, आपके कंटेंट कवरेज का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तकनीक के परिवर्तन से ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके तहत आपको अब ज़्यादा डेवलप करना है ताकि आप ज़्यादा लोगों तक उसे एब्जॉर्ब करवा सकें। इसके तहत आपने एरिया भी वाइड कर दिया, सेक्शंस भी वाइड कर दिए, सेगमेंट्स भी आपने वाइड कर दिए। हर जगह पर आपको एक प्रिंट का एनहांसमेंट नज़र आएगा। तो ऐसा माना गया कि जब ग्लोबलाइजेशन के तहत मीडिया प्रोग्रेस करेगा, उसमें टेलीविज़न मीडिया का प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, जिससे प्रिंट को नुकसान होगा। लेकिन भारत में हुआ इससे उल्टा। आंकड़े किताब में लिखे हुए हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। हुआ इससे उल्टा, प्रिंट उल्टा तेज़ी से बढ़ा, प्रिंट तेज़ी से बढ़ा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। उसका एक कारण ये था कि इसमें अब रफ्तार आई थी, और उसका कारण ये था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। इसका एक दूसरा बड़ा कारण भी हुआ। देखिए ग्लोबलाइजेशन कैसे प्रभावित कर रहा है प्रिंट को। प्रिंट तेज़ी से बढ़ा सिकुड़ने की बजाय। उसका कारण देखिए, बड़े स्तर पर लोग ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में अब ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आएंगे कामकाज करने के लिए। ये ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आ रहे हैं, और जब ये ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आएंगे तो मेनली ये यंगस्टर्स होंगे। हमने हमेशा से सुना है कि यंगस्टर्स माइग्रेट करते हैं, एक बात। दूसरी चीज़, पहले के कंपैरेटिवली ये लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, तो लिटरेसी लेवल का ओवरऑल बढ़ना किसी भी मीडियम को बढ़ाता है, यानी कि प्रिंट मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ना उसका कारण है कि लिटरेसी बढ़ी है। लिटरेसी बढ़ी, प्रिंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। दूसरी चीज़, प्रिंट मीडिया बड़े स्तर पर, टेलीविज़न मीडिया, रेडियो मीडिया, ये ज़्यादा बड़े स्तर पर एक लंबे समय तक शहरों में कंसंट्रेटेड रहे। हालांकि रेडियो और टेलीविज़न ग्रामीण इलाकों तक पहुँचे, उनका आरंभ, उनकी शुरुआत भी ग्रामीण प्रोग्राम से हुई, उनके विकास से हुई। लेकिन प्रिंट की एक बंदिश ये थी कि ये शिक्षा से काफ़ी जुड़ा रहा। शिक्षा से इसका मतलब कि लिटरेसी ज़रूरी है, आपको पढ़ना पड़ता है। सुनने और पढ़ने में एक अंतर होता है। इसके कारण इसका जो मेन स्टे रहा वो अर्बन लाइफ रही, सिटी लाइफ रही। और उसके तहत एक बड़ी चीज़ यह भी रही कि ये उन भाषाओं में अधिक आता रहा जिन भाषाओं में एलीट सेक्शन इसे पढ़ता रहा, जैसे कि इंग्लिश प्रिंट काफ़ी मशहूर था एक लंबे समय तक। लेकिन फिर चीज़ें बदल रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में लोग बड़े स्तर पर गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, तो शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। जब शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब ज़्यादा रीडर मिलेंगे प्रिंट को, तो प्रिंट उनके लिए छापेगा। दूसरी चीज़, वो एक स्केल पर अब लिटरेट भी ज़्यादा है, पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल लिटरेसी में हैं। तीसरी चीज़, ये जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये हाई पॉपुलेशन रीजन से माइग्रेशंस हो रही हैं। ऐसे में ये हिंदी डोमिनेटिंग एरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे अगर दिल्ली की जनसंख्या देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की जनता का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में आप इस समय में देखते हैं कि प्रिंट का सर्कुलेशन बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि लोकल लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ वर्ग शहरों की ओर आया। लोकल लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ वर्ग शहरों की ओर आया। इसकी वजह से इस बार जो प्रिंट एक्सपेंशन करेगा, ये आपको नज़र आएगा कि वो इंडियन लैंग्वेजेस में ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा। वो हिंदी में एक्सपेंड करेगा, वो बंगाली में एक्सपेंड करेगा, वो मराठी में एक्सपेंड करेगा, पंजाबी में एक्सपेंड करेगा, कन्नड़ में, गुजराती में एक्सपेंड करेगा। तो इन सब चीज़ों में वो काफ़ी एक्सपेंड करेगा। अब वो सीमित नहीं है अंग्रेजी भाषा तक, अब वो सीमित नहीं है उर्दू या फ़ारसी तक ही,
अब वो काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि जो भाषाएं पहले ग्रामीण स्तर तक सीमित थी, उन ग्रामीण भाषाओं से जुड़े हुए लोग बड़ी तेज़ी से शहरों में आए हैं रोज़गार के लिए, और प्रिंट का मेन एरिया ऑफ एग्जीक्यूशन शहर है, और उन शहरों में ये जो वर्ग आया ये शिक्षित है, एक स्तर तक अखबार पढ़ सकता है, ये अपने घरों से दूर है, शहरों में रह रहा है, इसे मनोरंजन के एक साधन के रूप में कुछ चाहिए, तो वो जो उसमें से कंटेंट आता है वो पुल आउट्स, जिसमें कि लंबी सीरीज़ चलती हैं, कई बार लंबी कहानियाँ चलती हैं, कई बार तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक एपिसोड्स कवर होते हैं उनमें, और हमें वेट होती है कि इस थर्सडे फिर अगला एपिसोड आएगा, तो हम कहानी के अगले पड़ाव को पढ़ते हैं। तो इन्हें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, इन्हें एक लेवल का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ये एक स्तर पर अब शिक्षित हैं, ये लोकल भाषाओं को बेहतर जानते हैं, और ये शहरों की बड़ी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, और ये युवा हैं। इन सब कारणों से प्रिंट खत्म होने के बजाय, घटने की बजाय और ज़्यादा फैलता नज़र आएगा आपको। आई बात समझ में? क्लियर? ज़्यादा नंबर ऑफ लिटरेट लोगों का होना, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल शहरों में आना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, और वो प्रभाव आपको नज़र आएगा उद्योग धंधों के रूप में, और वो उद्योग धंधे आपको कंसंट्रेट होते नज़र आएंगे ऑलरेडी डेवलप्ड ग्रोइंग ओरिएंटेड सिटीज़ में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तहत कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ आता है जहाँ पर पहले से ही कमाई के साधन अच्छे जमे हैं, और वो वहाँ जमे होंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी है, कंज्यूमर बेस अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा है, और कैपिटल डेवलपमेंट करने का यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, और वो भारत के शहर हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत उद्योग धंधे रोज़गार का निर्माण यदि हुआ है तो वो भारत में प्राइवेट प्लेयर के द्वारा हुआ है, और वो शहरों में अधिक हुआ है। ग्रामीण स्तर पर निवेश नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज़ में नहीं हुआ है। इसी के कारण बड़े स्तर पर रूरल से अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलती है, और क्योंकि रूरल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्य उतने हो नहीं पाए, तो लोगों को वहाँ से शहरों की ओर आना पड़ा। शहरों में बेहतर सुविधाएँ थी, वो शिक्षा के रूप में हो, वो चिकित्सा के रूप में हो, वो आवागमन के रूप में हो, ट्रांसपोर्ट के साधनों के रूप में हो, या रोज़गार की ही कमाई की बात कर लें हम। तो तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में लोग ग्रामीण से शहरों की ओर आए, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसकी वजह से प्रिंट जो कि शहरों में अपना होल्ड रखता है, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ा है इनके बीच में। आई बात समझ में? ये एक चीज़ थी। लेकिन देखिए ग्लोबलाइजेशन ने और कैसे प्रभावित किया। प्रिंट को ये दिख रहा है कि जो उसका कस्टमर है वो किस एज ग्रुप में है, वो कहाँ से आया है, वो अपने परिवार से कितना दूर है, कितना अलग है, और उसे क्या चाहिए सारा दिन काम करने के बाद, शाम को और सुबह, तो वो किस तरह की चीज़ें चाहता है। पहली तो ये प्रिंट को चीज़ दिखी। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि तेज़ी से यंग जनरेशन का कॉम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा हैवी हो रहा है टोटल पॉपुलेशन में। जो ओल्ड जनरेशन रीडर था वो थॉरोली न्यूज़पेपर रीड करता था, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का सेगमेंट रीड करता है। उसको स्पोर्ट्स देखना है वो स्पोर्ट्स सेगमेंट रीड करेगा, उसे एंटरटेनमेंट देखना है वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट रीड करेगा, उसे गॉसिप सेगमेंट या सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं वो देखना है। तो आपने वर्ड पेज 3 भी सुना होगा कि ये सब चीज़ें पेज 3 पे, तो वो पेज 3 लाइफ ही हो गई, ये कल्चर ही हो गया कि ये तो सिर्फ पेज 3 से मतलब रखता है। या आपने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये सेलिब्रिटी तो पेज 3 वाले सेलिब्रिटी हैं, तो वो उसको सीधे देखेगा। तो इसके तहत अखबारों ने ये देखा कि वो रीडर नहीं है जो शुरू से अंत तक थॉरो एक अखबार को एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार के रूप में जानकारी ग्रहण करने के लिए देखा करता था। अब रीडर वो है जिसे अपने सेगमेंट से मतलब है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ इंड्यूस करनी शुरू की। उन्होंने सेगमेंट बाय सेगमेंट अप्रोच अपनाई, सेगमेंट्स पर फोकस किया, कंटेंट को हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग लिमिट किया, और एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन कंटेंट को जोड़ना चाहा। इसलिए इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन दोनों जुड़े तो इंफोटेनमेंट बेस्ड सिस्टम डेवलप हुआ आपके सामने। आई बात समझ में? अखबार एक इंफोटेनमेंट का आधार हो गए, वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं साथ में एजुकेशन। तो पहला पर्पस एजुकेशन था। अखबार भारत में हमेशा जिस माइंडसेट के साथ कंसीव किए गए उसका पर्पस एजुकेशन ही था। आज़ादी के बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोगों तक लेकर के जाना, लोगों की राय मशवरे सरकार तक लेकर के जाना, अपनी आवाज़ रखना, ये बड़ी भूमिका निभाते थे। पत्रकार इतनी बड़ी भूमिका निभाता था, अखबार इतनी बड़ी भूमिका निभाता था कि अखबार को पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियन, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सब सिविल एक्टिविस्ट सब पढ़ते थे, और उन अखबार के माध्यम से वो ये समझ पाते थे कि देश में क्या चल रहा है।
उन्हें अपनी नीति कैसी बनानी चाहिए, उनकी नीतियों ने कार्य कैसे किया, ये शक्ति थी अखबार में। इसी कारण तो इसे फोर्थ एस्टेट कह के पुकारा गया है। इट वॉज अ फोर्थ एस्टेट, जिसे आप एक समय में जाके चौथा पिलर भी कह देते हैं लोकतंत्र का, क्योंकि ये राय बनाने में कामयाब हो रहा है। जो न्यूज़पेपर है इसे कॉलिंग कह के पुकारा गया है। ये पुकार थी, ये देश की पुकार थी। लोग क्या चाह रहे हैं सरकार तक पहुंचता था। सरकार आपसे क्या अपेक्षा करती है ये आप तक पहुंचता था। सरकार क्या कर रही है ये आप तक पहुंचता था। तो ये तो इस तरह से काम कर रहा था एक लंबे समय तक। एजुकेशन वाइज चल रहा था, लोगों को गाइड कर रहा था, एजुकेट कर रहा था निर्माण कार्यों से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में, और सरकारों को एजुकेट कर रहा था कि देश में कहाँ कमी रह रही है, देश को क्या चाहिए। तो ये वॉच डॉग की तरह काम कर रहा था लोकतंत्र के। तो दैट वाज द कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये कॉलिंग से हट करके अब दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। इसका पर्पस बदलेगा क्यों, वो ये कि मैंने बताया तो रीडर विविड हो गया है, बहुत ही विविध रीडर आ चुका है जिसकी ज़रूरतों को फुलफिल करना है। दूसरा चैलेंज है बहुत बड़ा प्रिंट के सामने, उसे टेलीविज़न से और रेडियो से चैलेंज मिल रहा है। उसे उस चैलेंज को भी अपने साथ लेकर के चलना, और वो ये है कि उसको अपने बेस को बनाए रखने के लिए बहुत ही सस्ती कीमतों पे खुद को लोगों तक अवेलेबल कराना है। प्रिंटिंग पेपर, उसकी इंक, जर्नलिस्ट के द्वारा रिपोर्टिंग कवर करके रिपोर्ट फाइल करना, और इतनी बड़ी फाउंड्री के तहत मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के बाद आप तक एक अखबार आना वेंडरों के द्वारा, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। एक किताब छापना कितनी महंगी है, तो इतना मोटा अखबार आपके पास रोज आता है वो कितना महंगा है, लेकिन आपको कितने में मिलता है, 2 रुपये। तो ये क्यों किया गया, ये पॉलिसी अपनाई गई दिल्ली